नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 20 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडिया पेज से, जिसमें हम दो आर्टिकल्स देखने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा हमारा लिविंग इन अ श्रंकन हाउस, कि कैसे हम पार्लियामेंट को और ज़्यादा रेलेवेंट बना सकते हैं। और अभी करंटली जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट में प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा आ रही है, बट एक्चुअल में जो लेजिस्लेचर का जो काम होता है, जिसमें डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, वो चीज़ें डाइल्यूट होती चली जा रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे हम डिटेल में। दूसरा आर्टिकल आइडिया पेज से जो देखेंगे वो रहेगा अ न्यू नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट, जिस तरीके से अफस्पा एक्ट को रिमूव करना और जो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स में, उसके कवरेज को रिड्यूस करना। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट में अच्छी एक लहर चल पड़ी है, जिससे कि जो हमारा टारगेट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर में, कि भाई सेंट्रल जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा नॉर्थ ईस्ट, और उसके थ्रू हम जो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया है उसके साथ एंगेज करेंगे। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये पार्ट अपने आप में, तो उस केस में ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें अफस्पा का रिपील करना बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप बताया जा रहा है। जानेंगे इसको पूरा। इसके आगे हम एक आर्टिकल देखेंगे एडिटोरियल पेज से, वो रहेगा फैमिली गेम। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि बीसीसीआई या बीसीसीआई की जो भी स्टेट लेवल की एजेंसीज़ हैं, उनमें केवल जो पॉलिटिशियन हैं उनके बच्चे ही या फिर उनके रिलेटिव्स ही अपॉइंटेड हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंटली बिना नेपोटिज्म के काम करने दिया जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे, और इस आर्टिकल में 2-3 पॉइंट्स हैं वो निकालेंगे कि भाई जो कोविड की वजह से मॉर्टेलिटी रेट है उसको अंडर एस्टिमेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रॉपर कैलकुलेशन उसकी होनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स हैं। तो 2 आर्टिकल्स डिटेल में देखेंगे, 2 की समरी लेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है लिविंग इन अ श्रंकन हाउस। ये आर्टिकल लिखा है फिरोज़ वरुण गांधी के द्वारा। देखो, मॉनसून सेशन की अगर बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट का जो 2021 का मॉनसून सेशन था, उसमें लोकसभा ने लगभग 18 बिल पास किए, और वो 18 बिल जो थे हर एक के ऊपर केवल 34 मिनट्स का डिस्कशन हुआ। अब आप देखो, कोई बिल, कोई कानून अगर नया बन रहा है या एग्जिस्टिंग लॉज में कोई चेंजेस लाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, उनमें केवल 34 मिनट्स का टाइम दिया जाए, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना इनएडिक्वेट टाइम उसको अलोकेट किया गया। ठीक है, उन बिल्स में असेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 था, जिसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को वो बिल पास होते ही इतना अब मतलब एक तरीके से एम्पावर कर चुका है कि स्ट्राइक्स नहीं कर पाएंगे जो भी डिफेंस सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, लॉकआउट पॉसिबल नहीं होगा, ले ऑफ यूनिट्स, दैट मतलब हर तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई आवाज़ तक नहीं उठा सकेगा। ठीक है, इस पर सिर्फ बोले 12 मिनट का डिबेट हुआ था लोकसभा में। इसके अलावा आईबीसी में अमेंडमेंट लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। ठीक है, अमेंडमेंट बिल 2021, उसमें बोला सिर्फ 5 मिनट का डिबेट हुआ था। अब आप देखो कि कितने इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिनके बेसिस पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, जिनमें एनपीए स्कोर इनको टैकल किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, इनको वहाँ पर उस बिल में अगर कोई चेंजेस लाए जा रहे हैं, उस एक्ट में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, 5 मिनट का डिबेट हो रहा है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट कितना ज़्यादा डिबेट कर रही है। इवन जो बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को ट्रांसफ़र करने चाहिए थे, वो बिल भी नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है भाई, बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो इस केस में उनके लिए कानून बनाने में हमें बहुत लेंदी कानून बनाने होता है। पर ये बात भी ठीक है कि नंबर्स ऑफ एमपीज़ ये भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में एक एक जने को बोलने का मौका नहीं मिलता। पर हमारे पास में कमेटी सेटलमेंट है ना, कमेटी का सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, डिपार्टमेंटल कमेटीज़, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़, इनकी तरफ भी भेजा जा सकता है। बट वही चीज़ है कि कमेटीज़ की तरफ जो ट्रांसफ़र होना चाहिए बिल्स का, वो भी नहीं हो रहा है। बस केवल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से, जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ लीडर्स हैं, वो मिलकर के ये कह देते हैं कि हाँ जी, हमें इस बिल को फेवर करना है, इसको नहीं करना है। ये भी मौका नहीं दिया जाता एमपीज़ को कि वो पूरी डिटेल देख सके उस बिल की, कि क्या उसमें प्रोविजंस किए जा रहे हैं, क्या क्या सेक्शंस वहाँ पर मेंशन्ड है। बस यहाँ पर जो ये हाई कमान के द्वारा जो डिक्लेयर कर दिया गया ना स्टेटमेंट, कीजिए आपको यही करना है, उसको बोलते हैं विप, और विप को फिर बाद में फॉलो करना पड़ता है उन एमपीज़ को। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है
जल्दबाजी का एक सिनेरियो देखने को मिलता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे लिए पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 129% आई, जो अभी 2022 का जो लास्ट सेशन अभी बीता है उसमें। तो सवाल क्या है यहाँ पर कि जो एक काम है इस ऑगस्ट हाउस का, वो काम ही प्रॉपर नहीं होगा, जिसमें डिबेट डेलिब्रेशन वो ही नहीं होंगे, तो कहाँ से हम अच्छे से काम कर पाएंगे, कैसे हम हेल्दी कानून बना पाएंगे। फिर उन कानूनों में अगर लूप होल्स कुछ रहते हैं, फिर लिटिगेशन पे लिटिगेशन लगे रहते हैं, और फिर बाद में मुद्दा पहुंच जाता है जुडिशरी में, और जुडिशरी वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी इंडिया के अलावा भी और बाकी कंट्रीज़ में भी है। तो हमारे यहाँ तो चलो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, बट यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, वहाँ पर तो एग्जीक्यूटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें जब ओबामा केयर का जो प्रोविज़न किया गया था 2013 में, मतलब एक तरीके से सोशलिज्म पर जाने की ये शुरुआत थी, या फिर कह सकते हो सोशलिस्टिक पैटर्न पर चलने की बात थी कि भाई हेल्थ सेक्टर में यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो ही अपने इंस्टीट्यूशंस में सस्ती रेट पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी अपने सिटीजन्स को। तो उस टाइम पर सेनेटर टेड क्रूज, उनको 21 घंटे और 19 मिनट का पूरा टाइम मिला था बोलने का, जबकि हमारे यहाँ पर 34 मिनट में तो बिल पूरे पास हो रहे हैं। वहाँ पर एक सेनेटर ने अपना ओपिनियन दिया था 21 घंटे 19 मिनट तक। तो आप देखो कि किस तरीके से वहाँ पर डिबेट होता है, क्या क्वालिटी है वहाँ के लेजिस्लेशन जो भी बनता है, कानून जो बनते हैं, तो अपने आप इम्प्रूव होगा। जबकि हमारे यहाँ पर उल्टा क्या है, जब फार्म लॉज को रिपील करने की बात आई थी ना, क्योंकि 2021 में आपको पता है ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे, फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले फार्म लॉज को रिपील करने की बात की कि कैसे भी करके इन कानूनों को स्क्रैप करो। तो 8 मिनट में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलकर के ये बिल स्क्रैप हो गए, ना कोई डिबेट ना कोई डिस्कशन। जबकि फार्मर्स को लीड करने वाले जो लीडर्स हैं वो अभी लोकसभा में अच्छे खासे नंबर्स में हैं, अवेलेबल है, वो अपने ओपिनियन दे सकते थे, पर वही चीज़ें बोलने का मौका नहीं मिला, या फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ इस तरीके की गाइडलाइन दे दी कि हाँ विड्रॉ हो रहे हैं, बस आपको तो वोट दे करके रफा दफा करना है मुद्दे को। तो ऐसे में लोकसभा में सिर्फ 3 मिनट और राज्यसभा में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा और ये बिल स्क्रैप हो गए। जबकि डिस्कशन होना चाहिए था ठीक से कि भाई आगे क्या किया जा सकता है, अपने ओपिनियन दिए जा सकते थे। जबकि आप देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना फंक्शन जब करना शुरू किया था, लगभग 166 दिन की डिबेट हुई थी उस पर। वो भी तो एक कानून ही बना था ना। 166 डेज़ के लिए डिबेट हुई थी। दिसंबर 1946 का लमसम ये शुरुआत हुआ, और कंप्लीट कब हुआ, जनवरी 1950 को, जब एनफोर्समेंट में आया। उसके पहले जब 24 जनवरी को इकट्ठा हुए साइन किए थे सबने कि हाँ जी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फाइनल है। तो 166 दिन की मीटिंग हुई थी। अब आप खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आप इसमें वो रहता है सिनेरियो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखें 166 इफेक्टिवली, बाकी तो आपको पता है डिफरेंस, आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, 2 साल से ज़्यादा का टाइम लगा था। पर ओवरऑल अगर देखें तो जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। इसके आगे आज हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में जी रहे हैं, तो वहाँ पर एमपीज जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बहुत सारे लोगों के। पर सवाल ये है कि क्या वो एमपी सभी लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए उन सभी लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रहे हैं वहाँ पर डेलिब्रेशन में, अपने उस डिबेट में पार्टिसिपेट करके। एक तो ये बड़ा सवाल आ जाता है। इसके आगे राइटर ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो लेजिस्लेशन बनता है, जब भी कोई कानून पारित होता है, तो उसमें जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, उन कमिटीज़ में भी एमपीज़ का ही वहाँ पर सिलेक्शन होता है, और वो जाकर के फिर बाद में वहाँ पर एक कहते हैं ना कि स्मॉल पार्लियामेंट्री सेगमेंट में जाकर के पूरी डिटेल चेक करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, ठीक है। वहाँ पर हियरिंग भी होती है, जो भी इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स हैं उनसे क्वेश्चन आंसर भी किए जाते हैं, उनके ओपिनियन भी लिए जाते हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी लिए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो एमपीज़ के लिए वो एडिशनल काम है। पर सवाल ये है कि लेजिस्लेटिव असिस्टेंस के लिए जब एमपीज़ को अपॉइंट किया जा रहा है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में, तो उनका पूरा काम ओवरऑल अगर देखें तो उनको पर मंथ 40,000 रुपये के लगभग मिलते हैं। जबकि यूके में देख लो या फिर कहीं दूसरे और जहाँ पर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर आप देखो कि यूके में लमसम एक एमपी की सैलरी कितनी है 2021 में, 84,000 पाउंड से भी ज़्यादा, जो कि बढ़कर के और ज़्यादा हो जाती है 1,93,000 पाउंड्स तक, से लेकर 2,16,000 पाउंड्स तक।
कब? जब उनको अगर एडिशनल काम दिया जा रहा है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में इनमें काम करने के लिए। तो ओवरऑल एमपीज़ को वहाँ पर ज़रूरत क्या है कि हम उनकी पेमेंट को राइज़ करें, तब उनकी फंडिंग जब प्रॉपर अलोकेट होगी और पार्लियामेंट्री रिसर्च जब प्रॉपरली करने के लिए उनको एक यूँ लगेगा ना कि हाँ यार वो हमारी जॉब है, वो हमारा काम है, तो उन पे एक अपने आप से डेडिकेशन का जो सिनेरियो है वो क्रिएट होगा। वो अपने आप ही बिल्स की स्क्रूटनी करने में भी अपना एक्टिव रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ज़रूरत क्या है? फंड राइजिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। इसके आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इसमें सीधी सी बात है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सीधा स्टेटमेंट आता है, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, या फिर आप कह सकते हो पार्लियामेंट। लोकसभा के लिए लोकसभा में गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां निर्धारित की जाती है। यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का मेन थीम है। ये कॉन्सेप्ट वेस्टमिंस्टर, दैट मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उससे हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पर क्या सीन रहता है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है उसके इक्वलेंटी वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ पर हर वेंसडे को प्राइम मिनिस्टर, अभी करंटली आपको पता है बोरिस जॉनसन है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है ना उनको 12 से 12:30 बजे तक एकदम बिल्कुल प्रेजेंट रहना पड़ता है और उनके सामने फिर क्वेश्चंस की फायरिंग होती है और उन क्वेश्चंस को उनको सीधा आंसर देना होता है। अब आप देख लो, और वो चीज़ आप देखो वो टेलीविज़न पे सीधी देखी भी जा सकती है, लाइव टेलीकास्ट भी होता है उसका। तो ओवरऑल आप देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर का एक डिबेट चलता है और सीधा क्वेश्चन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर से। तो यहाँ पर तो जबकि उल्टा सीन निकल के आता है कि जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आवर को स्क्रैप किया कि सरकार से कोई सवाल ही ना पूछ सके। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेशन की शुरुआत ही क्वेश्चन आवर से होती है। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि एक तरफ तो वेस्टमिंस्टर सिस्टम जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही एग्जाम्पल है, जो कि यूके में, ब्रिटेन में ऑपरेट हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आवर को सबसे पहले स्क्रैप किया कि सवाल कुछ पूछे ना। अगर पीएम ने कहीं पे इंटरेक्शन किया भी लॉकडाउन के टाइम पे तो वो ऑनलाइन था, वर्चुअली था। तो उस केस में वो एक अपने आप में पॉइंट बनता है कि हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने इंटरेक्ट किया लोगों से, उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए। पर सवाल यह है कि जब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट की बात आए तो उसकी फंक्शनिंग को और ज़्यादा हेल्दी बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, इनको क्वेश्चन प्रॉपर दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, और वो क्वेश्चन आवर के पॉइंट पर जब शुरुआत होती है सेशन की हर दिन की, उसी टाइम पर मतलब हाउस का जब शुरुआत होती है हर दिन, जब भी सेशन चल रहा होता है तो सबसे पहला काम ही यही होता है, आते ही जवाब दो। फिर उसके बाद में 0 आवर स्टार्ट होता है जिसमें रैंडम कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई लेटेस्ट इशू आया है उसको उठाया जा सकता है। फिर बाद में मेन एजेंडा पे बातचीत होती है। इसी के आगे फिर राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि यूएस की सेनेट, जो कि हमारी राज्यसभा के इक्विवेलेंट है, ठीक है, अपर हाउस है वहाँ का, तो और वहाँ की जो हाउस कमेटी है, वहाँ पर लॉज को जब स्क्रूटनाइज किया जाता है ना, तो पब्लिक के ओपिनियन के लिए भी ऑप्शन रखे जाते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या इंटेंट के साथ में लॉ लेकर के आ रही है, उस इंटेंट में कहीं पर कोई कमी है तो उसको ठीक किया जाए, और अगर इंटेंट को फुलफिल करने में लॉ में कमी है तो उसको ठीक किया जाए। इस तरीके के सिस्टम के लिए हमें प्रॉपर हियरिंग्स का एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, वही पार्लियामेंट्री कमेटी करती है। ठीक है, अब यूके की बात करें तो वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स, वही लोअर हाउस, वहाँ पर पब्लिक रीडिंग मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि ये आप देखो 2013 से कंटिन्यू चल रहा है अभी। इसमें क्या होता है कि सीधा पब्लिक के सामने बिल के मेजर पॉइंट्स को डिस्क्लोज किया जाता है और पब्लिक से भी कमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब आप देख लो, लगभग 1000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और 1400 के लगभग उन्होंने अपने कमेंट एक्सेप्ट किए थे पर्टिकुलर एक बिल को स्क्रूटनाइज करने में ही। अब आप देख सकते हो कि जब पब्लिक का ओपिनियन भी लिया जा रहा है तो उससे ज़्यादा और क्या इंटरेक्टिव सेशन हो सकता है किसी भी लॉ को बनाने में। तो ऐसी चीज़ें हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से लर्न कर सकते हैं। जबकि उल्टा हमारे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है, जैसे जो कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो उनका काम क्या रहता है, केवल और केवल क्या जी स्कीम क्या लाई जा रही है गवर्नमेंट के लिए, ये स्कीम लाई जा रही है, उस स्कीम के प्रोविज़न क्या है क्या नहीं है, उनकी डिटेल में जाने की बजाय ये देखा जाएगा कि बजटरी एलोकेशन कितना मांग रही है गवर्नमेंट उस स्कीम के लिए, तो बस उस आउटले को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, बस इतना सा काम रहता है। बाकी ज़्यादा कोई माथा बच्ची वाला काम करते ही नहीं है।
जैसे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अलोकेशन की बात आई, तब कौन सी पर्टिकुलर सेगमेंट में, टेलीकॉम लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम 2013 की बात है, तो वहाँ पर प्रॉपर जो स्क्रूटिनी होनी चाहिए थी वो बोला पूरी की ही नहीं। जबकि न्यूजीलैंड में आप देखो, न्यूजीलैंड में कोई भी अगर बिल आता है, सभी बिल्स को कमेटी की स्क्रूटिनी के अंडर जाना ही पड़ेगा। मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस उस बिल का होगा ही, तब जाकर के फिर पार्लियामेंट में उसको पुट किया जाएगा। और साथ में वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी जिसने स्क्रूटनाइज किया है उसके ओपिनियन को भी डिबेट में कंसिडर किया जाएगा कि भाई कमेटी ने ये कहा। बेशक ये चीज़ हमारे यहाँ पर होती है, बट जो ग्रेविटी होनी चाहिए काम की वो नहीं हो पा रही है। इसके आगे अगर हम देखें, आइडियली होना क्या चाहिए, हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, वो होनी चाहिए जो कि मान लो कोई स्कीम है, कोई बिल है, उसको पीरियोडिकली रिव्यू करती रहे कि भाई आज बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो आज की स्टेज में बिल में क्या क्या प्रोविजंस हैं। फिर अगर फर्स्ट रीडिंग हो गई तो उसके बाद में जब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास में, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास में सेंड कर दिया गया है बिल को, तो उस टाइम पर उसमें क्या क्या चेंजेस आए गए हैं। तो ऐसे में जो प्रोसेस चल रहा है ना पार्लियामेंट में, उस हर एक स्टेज में लमसम लगभग आप देखते हो कि कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स वहाँ पर फॉलो होते हैं। उन सब में अगर हम देखें तो एक एक लेवल पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग, ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, इनका रोल होना चाहिए उस बिल को टाइम टू टाइम चेक करने का। ठीक है, तब जा कर के सही तरीके से हम बिल बना पाएंगे। और जो वो कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस आए उनके बारे में भी डिबेट प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ का एक और फीचर अगर हम देखें तो उसमें देखो एमपीज़ की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं। जो एमपीज़ गवर्नमेंट में नहीं होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के एमपी क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो मिनिस्टर या मिनिस्टर की लेवल पे नहीं है, मिनिस्टर का मतलब हो गया मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, तो उनको प्राइवेट मेंबर बोल दिया जाता है। उनके द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। तो उनको इसके लिए भी एम्पावर करना ज़रूरी है हमारे एमपीज़ को। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि केवल सरकार में ही जो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो ही केवल लॉ बना सकते हैं। प्राइवेट मेंबर भी तो बिल ला सकता है, वो भी तो एक्ट बनवा सकता है ना। तो ऐसे में यूके का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2019 से लेकर अब तक लगभग 7 प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो पास हो चुके हैं। कनाडा में 6, जबकि इंडिया में जब से ये जो बोथ हाउसेस काम करने शुरू हुए ना, लोकसभा राज्यसभा, तब से लेकर अभी तक केवल 14 प्राइवेट बिल पारित हुए हैं। अब आप देख लो कि कहाँ तो 3 साल में ही इतने बिल 7 और 6 बिल पारित हो गए यूके और कनाडा में, और हमारे तो अभी तक केवल 14 बिल पारित हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट बिल्स या प्राइवेट मेंबर्स को कितना मौका मिलता है अपनी ओपिनियन या अपने हिसाब से कानून को इन्वॉल्व करने में, जबकि हो सकता है कि वो गवर्नमेंट से अच्छे बिल लेकर के आएँ। ये तो 14 बिल जो पारित हुए ना अभी तक प्राइवेट मेंबर बिल्स, इनमें से केवल मतलब 6 बिल्स तो केवल और केवल जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे हुए थे पारित। ठीक है, तो ऐसे बिल्स को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब ये जो 6 बिल थे, इनमें से एक तो था वुमेन एंड चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है, जिसको राजमाता कमलेंदु ने इंट्रोड्यूस किया था। एक था द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 1953, जिसको रघुनाथ सिंह जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ओवरऑल बात क्या है कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए जिसके चलते प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उनको भी सुनने का और टेबल पे रखने का पूरा मौका मिले। इसके आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है हमारे एमपीज़ के अंडर में, दैट इज़ एमपीज़ को जो फंड अलोकेट किया जाता है एनुअल बेसिस पे 5 करोड़ रुपए के लगभग फंड अलोकेट किया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, और उस स्कीम को आप जानते हो क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, एमपी लाड स्कीम उसको हम बोलते हैं, जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ से भी इलेक्ट होकर के आ रहा है वो अपने हिसाब से अपने एरिया में डेवलपमेंट कर सकता है। डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए वो अपने हिसाब से खर्च कर सकता है। अब वो 5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे देश में कितने गांव हैं जी, 6,38,000 गांव हैं। डिवाइड 6,38,000 को अगर हम मैनेज करें कि कितने एमपीज़ हमारे आते हैं राज्यसभा लोकसभा दोनों में मिला करके, तो ओवरऑल ये माना जाएगा कि एक एमपी के अंडर में लगभग 1,000 गांव आ जाएंगे। अब 1,000 गांव अगर आ रहे हैं और 5 करोड़ के लगभग अगर आप फंडिंग कर रहे हो, ठीक है, 1,000 के लगभग है, ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे एक गांव के लिए कितना अलोकेशन आ रहा है, सिर्फ 15,000 रुपये।
अब 15,000 रुपये का मतलब क्या हो गया? केवल और केवल एक गांव में अगर आप रोड बनाने का या सड़क बनाने का भी प्रोजेक्ट लेते हो, केवल 3 मीटर की रोड बना सकते हो आप, कंक्रीट रोड, ठीक है, 15,000 रुपये में। तो कहाँ से डेवलपमेंट आएगा? तो यहाँ पर एमपी लेड स्कीम है, इसकी रेलेवेंस को भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब से कोविड आउटब्रेक हुआ है तो ये जो एमपी लेड स्कीम है, इस स्कीम में जो अलोकेशन है उसको भी स्टॉप कर दिया गया है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग 6,320 करोड़ रुपए की सेविंग्स कर ली है। पर यहाँ पर हमें सीखना होगा फिलीपींस से, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री, ठीक है, आर्कीपेलागोस का ग्रुप, ठीक है, आर्कीपेलागो मतलब आइलैंड ग्रुप कंट्री जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। वहाँ पर प्रायोरिटी डेवलपमेंट असिस्टेंस फंड है, जिसमें जो भी सेनेटर्स हैं, एग्जैक्टली वैसे ही सिस्टम यहाँ पर अडॉप्टेड है जो कि यूएसए का है, ठीक है। सेनेटर मतलब अपर हाउस वहाँ की लेजिस्लेचर का। तो सेनेटर्स को स्मॉल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग देने के लिए प्रायोरिटी डेवलपमेंट फंड से अलोकेशन दी जाती है, जिससे क्या होता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां उनको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लगे वहां पर अपने हिसाब से छोटे स्केल के प्रोजेक्ट्स को फंड दे देते हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को फंडिंग अलोकेट कर देते हैं। इसमें वहां पर कम्युनिटी के लोगों का भी पार्टिसिपेशन है। तो इससे क्या होगा कि बॉटम अप डेमोक्रेसी वहाँ पर चल रही है। इससे भी हम लर्निंग कर सकते हैं कि आप ये जो दे रहे हो ना पैसे, 5 करोड़ रुपए, इसकी बजाय एक फ़ंड बना दो। फंड में पैसा बहुत हद तक अच्छे अमाउंट में इकट्ठा रहेगा और उसका फिर बाद में यूटिलाइजेशन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से कोई भी एमपी यूज़ करना चाहे कर सकता है, ठीक है। बस हाँ, अकाउंटेबिलिटी टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसमें जो डिबेट होनी चाहिए और जो एक होती है ना एंगेजमेंट, पब्लिक एंगेजमेंट, वो भी बहुत कम हो गई है। अब आ जाओ विप की बात कर लेते हैं। जो विप डिक्लेयर की जाती है पार्टी के आला कमान उनके द्वारा, तो उसमें क्या होता है जी कि आप अगर या तो किसी एक पार्टी के सीट पे इलेक्ट होकर के दूसरी पार्टी को इलेक्शन के बाद में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, तो उसको आयाराम गयाराम वाला जो सिस्टम था उसको रोकने के लिए आपने एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी एमपी इस तरीके से पार्टी बदली ना करे। अब उसके लिए अब क्या है, इस एंटी डिफेक्शन लॉ को एकदम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी के जो हाई लीडर्स हैं, ठीक है, जो मेन लीडर्स हैं, उनके द्वारा विप इंट्रोड्यूस की जाती है। और इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी बिल, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें पार्टी की आला कमान या फिर जो मेन लीडर्स हैं उनके द्वारा जो बात बोल दी गई कि जी हमें इस रेजोल्यूशन में फेवर करना है, इसमें अगेंस्ट में जाना है, इसमें हमें वॉकआउट करना है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ फिर वहाँ पर मानी जाएगी एमपीज के द्वारा। अब सवाल ये है कि अगर वहाँ पर कोई एमपी अपना ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट रखता है तो वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहा है वहाँ पर, ठीक है। मान लो कि कोई XYZ पार्टी, मान लो अभी बीजेपी कोई रेजोल्यूशन लेकर के आ रही है, वहाँ पर कांग्रेस का कोई एमपी है और वो उसको लगता है कि हाँ जी अब मेरे हिसाब से ये बिल ठीक है, तो वो फेवर करना चाहे और कांग्रेस कह दे कि हमें तो अगेंस्ट में जाना है चाहे कुछ भी हो इस बिल में, तो फिर वो वहाँ पर कांग्रेस की बात को नहीं मानेगा, वो जो पार्टी के ऑर्डर्स आए उनको नहीं मानेगा, तो वो अपनी एमपी की सीट खो देगा। तो मजबूरी हुई कि नहीं उनकी वहाँ पर। तो ऐसे में जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाया गया था वो मेंबर्स को अपनी पार्टी में अदला बदली को रोकने के लिए लाया गया था, ना कि मेंबर्स को अपनी फ्री ओपिनियन देने से रोकने के लिए लाया गया था। तो ऐसे में जो एक इंडिविजुअल एमपी के तौर पे इलेक्ट होकर के जाता है, उनको अगर हम बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो फिर कहाँ से फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम अपहेल्ड कर रहे हैं, कहाँ से फिर हम गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में सक्सेसफुल होंगे। आज लोकसभा में 543 लोकसभा मेंबर्स हैं, उनमें से 250 मेंबर्स तो वो पॉलिटिशियंस हैं जो कि फार्मर्स के लीडर्स हैं। अब आप देखो कि ये जो फार्म बिल्स लाए गए थे, उन फार्म बिल्स पर उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता था, पर उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, ना तो विड्रॉल के टाइम पे ना इंट्रोडक्शन के टाइम पे। तो सवाल क्या आ रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जिस पर्पज़ के लिए लाया गया था वो अपना पर्पज़ फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसको सिंपली स्क्रैप कर दो। जहाँ पर एमपीज अपनी इमेजिनेशन को ही पुट नहीं कर पा रहे हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या फिर डिफेक्शन लॉज को, एंटी डिफेक्शन लॉ को इम्पोज करना चाह रहे हो। फिर अगर आगे देखें तो आज इंडिया में एक एमपी लगभग 25 लाख सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप देख सकते हो कितने लोगों को एक जना, और जो लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जो इलेक्ट होकर के जाते हैं उनको यूँ माना जाता है कि हाँ जी ये बहुत समझदार इंसान है, ऐसा ही माना जाता है।
दूसरी तरफ बोत्सवाना, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, भूटान, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां की पॉपुलेशन ही 25 लाख नहीं है। अब आप देखो कि एक पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदा, राइट, तो मोनार्की हो गया एक तरीके से, तो ठीक है। दूसरी तरफ यूके में एक एमपी लगभग 92,000 सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है और यूएस में लगभग 7 लाख सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स हम लोकसभा की बात कर रहे हैं अभी करंटली। तो ओवरऑल अगर देखें तो कितना ओवर एस्टिमेटेड हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई पर नंबर ऑफ एमपीज अभी तक नहीं बढ़े। ज़रूरत है कि अभी हमें लोकसभा में ज़्यादा भी नहीं तो 1000 सीट्स कर देनी चाहिए 2026 तक, ठीक है। तब जाकर के एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आएगा और लोगों की जो विल है उसके हिसाब से कानून बन पाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसे में यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपने आप में कर जाता है। 1956 में फिरोज़ गांधी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें मेंटेन रखने की ज़रूरत है, और उसमें यह भी कहा कि जो भी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स है, बातचीत होती हैं, पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है, तो उनकी लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए और उसमें पूरी प्रेस को फ्रीडम दो, वो कवरेज कर सके। उसके बाद में फिर एक कोडिफाइड एक्ट आया, दैट इज़ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि देखो इतने सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे, प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, इसके बाद में आप देखो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, इसके आगे एमपी लाड स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने, फिर इसके आगे हमने देखा एंटी डिफेक्शन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, कहाँ कहाँ पर कमियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो इन कमियों को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइटर ने साथ साथ में सजेशंस भी अपने हिसाब से दिए हैं। तो एक शानदार आर्टिकल था हमारे लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग से रिलेटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू नॉर्थ ईस्ट मोमेंट। आर्टिकल को लिखा है सुब्मिल भट्टाचार्य जी। देखो मार्च 29 की बात है जब असम और मेघालय के दोनों की तरफ से चीफ मिनिस्टर आए और पिछले 50 सालों का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको सॉर्ट आउट करने के चलते 6 ऐसे इश्यूज़ को तो सॉर्ट आउट कर भी लिया है। उसमें मीडिएटरशिप का जो काम किया है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। एक तो ये पॉइंट कि किस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट जो है नॉर्थ ईस्ट में वो सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर जो रीजनल इंट्रा रीजनल इशू है उनको सॉल्यूशन की तरफ पुश करना। दूसरी तरफ जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसको हम अप्सपा एक्ट बोलते हैं वो भी असम, नागालैंड, मणिपुर उनको भी वहाँ से भी विड्रॉ किया गया है। अब आप देख सकते हो कि जिस एक्ट को लेकर के वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिल जाती है कि वो यूनिलैटरली कोई भी एक्शन ले सकते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का भी कोई इतना ट्रांसपेरेंट मैनर में कोई प्रोविज़न नहीं है। तो उस केस में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग जो हैं वो डरे डरे रहते हैं या फिर उनके ह्यूमन राइट्स का भी कई बार वायलेशन हो जाता है, ऐसे एलिगेशंस आते हैं। तो उस केस में सवाल ये आ जाता है कि उधर नॉर्मलसी जो हम लाना चाहते हैं तो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है, और बोलो वही चीज़ अभी रिसेंटली देखने को मिल रही है और वहीं के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि पिछले अगर 3-4 सालों की बात करें जब से नई गवर्नमेंट बनी है तब से लगातार यही मेन फोकस है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंश्योर की जाए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार नॉर्थ ईस्ट का बढ़े जो कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले हुआ करता था। साथ में ये भी ध्यान रखना कि वहाँ की जो इंटैक्ट कल्चर है, वहाँ की जो एक खुद की जो एक कहते हैं ना कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जिनमें उनकी लैंग्वेज, उनकी बोली, उनकी डांस, म्यूज़िक, फूड, कल्चर, इन सब को एक साथ इंटैक्ट रखते हुए फिर हम एंगेज करें कंट्री के साथ, वही चीज़ें बोला काम ज़्यादा किए जा रहे हैं। सवाल क्या है कि पहले भी देखो बातचीत तो बहुत रही बट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन का जो रेट था वो बड़ा वीक था, बट अब इम्प्लीमेंटेशन है वो भी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ में आप देख सकते हो बॉर्डर डिस्प्यूट एक था, अप्सपा एक था, इनको रिड्यूस किया जा रहा है धीरे धीरे। अब आपको पता होना चाहिए कि असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लमसम सभी स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। जैसे असम की अगर हम लोकेशन देखें तो इस तरीके से इधर मेघालय आ जाता है, यूँ एक ट्राइंगल की तरफ फंसा हुआ है असम, ठीक है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, इधर मणिपुर, इधर मिजोरम, इधर त्रिपुरा, इस तरीके से ये लोकेशन आ गई सारी की सारी, ठीक है। तो आप देख सकते हो
कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं इनमें असम बिल्कुल सेंट्रल है, क्योंकि पहले तो असम ही था, असम से ही निकाल निकाल करके नए स्टेट बने हैं। तो ऐसे में जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे उनको सॉर्ट आउट किया गया, जिसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ नागालैंड और मिजोरम, इन चारों के साथ में डिस्प्यूट अभी चल रहा था, जिसको कंटिन्यू किया जा रहा है। जिसमें मेघालय ने तो अपनी तरफ से 12 डिस्प्यूट वाले पॉइंट थे, उनमें से 6 का तो सोल्यूशन निकाल लिया है। इसके अलावा असम और नागालैंड के बीच में भी बातचीत चल रही है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी 122 डिस्प्यूटेड साइट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बातचीत चल रही है असम गवर्नमेंट की। इसका मतलब वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। बस हाँ, होम मिनिस्ट्री का ये एफर्ट है कि भाई तुम्हारे बैठो, अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट आए तो हम बीच का रास्ता निकाल देंगे। पॉइंट क्या है कि कैसे भी करके पीस मेंटेन हो, एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए, तब जा करके अच्छे से हम हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और आपको पता है वैसे भी ऑलरेडी डोनर नाम से एक मिनिस्ट्री वहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, डोनर मिनिस्ट्री वहाँ के लिए काम कर रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि लगातार वहाँ पर एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं, और अफ्स्पा का भी रीसेंट आपको पता ही है कि जिस तरीके से अफ्स्पा को विड्रॉ किया गया है, उससे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम हो रहा है। वहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके लीडर्स ने, लगभग 7,000 ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पे उनको कॉन्फिडेंस है। देखो, गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस होगा तो वो मेन स्ट्रीम में आने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट और इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ में मिल करके कैसे भी करके सोल्यूशन जो है वहाँ पर इंसर्जेंसी का उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, इनके बीच में बातचीत चल रही है। जैसे अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो अगस्त 2019 में NLF त्रिपुरा एग्रीमेंट हुआ। इसी तरीके से ब्रू एग्रीमेंट हुआ जनवरी 2020 में, बोडो पीस अकॉर्ड हुआ जनवरी 2020 में। इसके अलावा कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट हुआ सितंबर 2021 में। तो ओवरऑल आप देख लो लगभग 7,000 मिलिटेंट्स ने नॉर्थ ईस्ट में सरेंडर किया है। तो वो भी तो शांति से ही रहना चाहते हैं, बस उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन हो जाए, वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया अफ्स्पा। पहला तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करवाना, दूसरा अफ्स्पा, और अब तीसरा पॉइंट आ जाता है वही डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन। ये क्या करता है कि किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, तो वहाँ पर फिर बाद में आर्म फोर्सेस की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो डिस्टर्ब्ड एरिया नेटवर्क में असम को 1990 से डाला हुआ है। मणिपुर में केवल इम्फाल, वहाँ की कैपिटल वाला एरिया है, उसको छोड़ करके बाकी स्टेट को डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन के अंडर डिक्लेयर किया हुआ है 2004 से। नागालैंड 1995 से। अब क्या है, जो डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन का जो टैग है वो और अफ्स्पा दोनों रिमूव किए गए। अप्रैल 1 से ये इंप्लीमेंट हो रहा है। वहाँ पर लगभग असम के 23 डिस्ट्रिक्ट में से रिपील किया गया अफ्स्पा को। डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन का जो टैग लगा हुआ है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है एरिया, यहाँ पर मिलिटेंसी चलती है, उसको विड्रॉ किया गया है। इसके अलावा मणिपुर में भी लगभग 15 पुलिस स्टेशन और 6 डिस्ट्रिक्ट में 15 पुलिस स्टेशन से विड्रॉ किया गया है। सिमिलरली नागालैंड में भी 15 पुलिस स्टेशन से विड्रॉ किया गया है। तो ओवरऑल आप देख लो कि कितना बेनिफिट वहाँ पर हो रहा है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ही मेन वहाँ पर पॉइंट रहता है। ठीक है। सिमिलरली त्रिपुरा से तो पूरा का पूरा विड्रॉ किया हुआ है। मेघालय 2015 में मेघालय से पूरा विड्रॉ किया हुआ है अफ्स्पा को कंप्लीटली। ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो फोकस किया जा रहा है ना नॉर्थ ईस्ट पे, उसमें मेन तो क्या है कि एक तो हमारा जो रीजनल डिस्पैरिटी है डेवलपमेंट में कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, उसको ठीक करना, और दूसरा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें हम साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के साथ एंगेज करें, तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। और मेन फोकस रहता है साउथ ईस्ट एशिया पे, क्योंकि लैंड रूट सीधा खुलता है वहाँ पर, म्यांमार से होते हुए थाईलैंड, ठीक है, लाओस, कंबोडिया सीधा। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें देखने थे। इसके आगे देखें। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं, एक तो देखो फैमिली गेम। इसमें ये बताया जा रहा है कि फैमिली का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। बीसीसीआई या बीसीसीआई से एसोसिएटेड जो भी स्टेट लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है क्रिकेट का, उन सब में एक ज़माना था जब कुछ फैमिलीज़ का ही डोमिनेंस था, बट अभी ज़्यादातर फैमिलीज़ ने अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर ली है। चाहे फिर वो आप डालमिया गांगुलीज़ की बात कर लो बंगाल में, चाहे शाज की बात कर लो गुजरात में, या पहले के टाइम पे सिंधियाज़ का डोमिनेंस रहा मध्य प्रदेश में, और वही सिंधियाज़ का डोमिनेंस अभी भी चल रहा है मध्य प्रदेश में, और रुंगटास का डोमिनेंस रहा राजस्थान में। आज खुद देख लो, ये हम कह सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्हीं के बेटे, ठीक है, अभय गहलोत, क्या नाम है उनका, वैभव गहलोत,
वो राजस्थान क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके चेयरमैन बन के बैठे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा नेपोटिज्म है। ठीक है। दूसरा, RM लोढ़ा कमेटी, जस्टिस RM लोढ़ा कमेटी ने अपनी तरफ से जब इंटरवेंशन किया तो ये था कि भाई बहुत सारे लूप होल्स हैं जो क्रिकेटिंग सिस्टम है हमारे देश में, उसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरवेंशन के बावजूद भी अगर हम देखें, पूरा अच्छे से रिकमेंडेशन दिया गया और उसके बावजूद भी उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के नाम पर भी अभी तक प्रॉपर काम नहीं हो रहे हैं। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी नेपोटिज्म कंटिन्यू है। ठीक है। एन श्रीनिवासन उस टाइम पे BCCI के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है। और बाकी ललित मोदी का केस आपको पता ही है कि वो अभी भी इंडिया में प्रॉपरली नहीं आ सकते हैं। इस तरीके के इश्यूज इतने ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं कि कैसे क्रिकेट, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट का आपको पता है कितना ज़्यादा बोलबाला रहता है, तो उस केस में अगर इस क्रिकेटिंग नेशन में ही अगर इस तरीके की इश्यूज देखने को मिलेंगे जहां पर एक ऑर्डिनरी कैपेबल इंडिविजुअल को मौका ना मिल करके केवल और केवल फैमिली पर्सन्स को ही अगर मौका मिले अच्छी पोस्ट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, तो फिर कहां पर आप डेमोक्रेटिक मैनर में काम कर रहे हो। ठीक है। यहां पर समझने की ज़रूरत है कि जो भी लीडर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, चाहे वो क्रिकेटिंग इंस्टीट्यूशन हो चाहे कोई और इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी की ज़रूरत होती है, शालीनता होनी चाहिए उनमें, मीडियोक्रिटी होनी चाहिए, ऑर्डिनरीनेस होनी चाहिए जो भी लीडर्स हैं उनमें। ऐसा नहीं कि केवल और केवल आपने नाम तो दिखा दिए लोगों के, फिर बाद में धीरे शुरुआत कर दी क्रिकेट से और क्रिकेट के बाद में वहाँ पर राजनीति करते करते फिर वो मेन राजनीति में एंटर हो जाते हैं। एक तरीके से क्या हो गया कि राजनेताओं ने अपना ट्रेनिंग का सेंटर बना दिया है BCCI को। तो ये पॉइंट यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन की जो ऑटोनॉमी है बोलो वो बिगड़ती चली जा रही है। ठीक है। और आपको पता ही है क्रिकेट में हर एक BCCI के अंडर में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको हर एक स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को लगभग 40 करोड़ रुपए एनुअली अलोकेट होता है। तो बजटरी अलोकेशन भी अच्छा खासा है। तो उसका फिर बाद में फंडिंग जो है उस पर भी फिर बाद में अपनी पकड़ बना करके रखते हैं। और सीधी सी बात है, जिसके हाथ में फाइनेंस होता है वो डिसीजन मेकर मेन हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो फैमिलीज के हाथ में सारा पावर ग्रैब हो गया, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। RM लोढ़ा कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशंस को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। देखो जी, फिर लास्ट आर्टिकल जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द डेड मस्ट काउंट। इसमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट का डेटा कुछ और कह रहा है, थर्ड पार्टीज जो है वो काउंट कर रही हैं वो कुछ और कह रही हैं। तो ओवरऑल मेन यही है कि जी आप कोविड की वजह से जितनी डेथ हुई है उनको अच्छे से बताओ, आप छुपाओ मत। मतलब गवर्नमेंट के डेटा के कंपैरिजन में लगभग 8 गुना ज़्यादा डेथ्स हुई है कोविड की वजह से, सीधा ये बताया जा रहा है। ठीक है। और ये कोई इंडिया स्पेसिफिक इशू नहीं है कि जो डेड्स हैं उनके नंबर्स को अंडर एस्टिमेट करके बताया जा रहा है। ये बोला थ्रू आउट वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है, पर हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फिगर आउट किया जा रहा है। ठीक है। बिहार, असम, UP, MP, बोले ये 4 स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर कितना 20 फोल्ड डेटा कम है। अब आप देख लो कि जितना फिगर गवर्नमेंट ने बनाया उसका 20 गुना ज़्यादा डेथ बताई जा रही है, जो दूसरी एजेंसीज के द्वारा, NGOs के द्वारा रिसर्च की गई कि हाँ भाई वाकई में मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो बोले इस चीज़ को करेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पेंडेमिक था ही एकदम इस तरीके के सिनेरियो जिसमें कि डेथ तो बहुत कंट्रीज़ में हुई है, बट वर्ल्ड में जितनी डेथ्स हुई है उसका लगभग 1 क्वार्टर से ज़्यादा 25% से ज़्यादा डेथ तो केवल इंडिया में हुई है। ये चीज़ जो है बोले अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट का जो डेटा है वो कुछ और बता रहा है और साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो कुछ और बता रही है। तो डेटा को लेकर के ये मेन पॉइंट है, और बोले कि जो डेटा है उसको एक्यूरेटली काउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें पता तो पड़े कि हाँ वाकई में पेंडेमिक ने क्या हैवॉक मचाया है, कितनी प्रिपरेशन थी, क्या आगे हमें तैयारियाँ करनी है। क्योंकि वही बात है, स्टार्ट्स अगर हमारे पास में अवेलेबल नहीं होंगे, ढंग से डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, तो हम पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करेंगे इफेक्टिव। ठीक है। तो डिस्कशन में यही था, हो गया हमारा डिस्कशन कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एक बार आप ज़रूर, ठीक है, वहाँ पर ही डिटेल मिलती है सारी, कौन सा आर्टिकल किससे कनेक्ट होता है। और बाकी आप डेली सुबह उठते ही UPSC का जो मेंस का सिलेबस है ना उसको रिवाइज़ करो, उसको पढ़ा करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। दिन में एक बार तो उस पर रीडिंग मारनी ही है, याद हो जाना चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा याद करते हो ना वैसे। ठीक है। थैंक यू।